महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा है। विषय है कैसे खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था स्थापित हो, कैसे पार्टी विहीन चुनाव व्यवस्था स्थापित हो, कैसे व्यवस्थाओं में वो परिवर्तन लाए जा सकें जो कि आवश्यक है, कैसे हम एक अच्छी व्यवस्था प्रस्तुत कर सकें। इस सब के लिए हमें यह समझना होगा कि हमें सही मायने में आज़ादी नहीं मिली है, हमें ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है और वह भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित कानून के तहत। हमारे जवाहरलाल नेहरू को वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिलने के बावजूद भी अंग्रेजों ने उन्हें भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाने में सफलता प्राप्त की। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसके लिए उन्होंने काफी कवायद की। उस समय के जो वाइसरॉय लॉर्ड बॉबिल थे, उन्हें भारत से विदाई दी गई। राजपरिवार से संबंध रखने वाले लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय बर्मा में तैनात थे, उनको वहां से वापस बुलाकर भारत लाया गया और उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। और उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन को यह काम सौंपा गया कि एन केन प्रकारेण सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा चयनित जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए, जो उन्होंने बाखूबी अंजाम दिया। बदले में नेहरू जी ने संविधान में वही सब प्रावधान किए जो कि अंग्रेज चाहते थे। उन्होंने डिवाइड एंड रूल के सभी प्रावधान रख दिए, जहां पर राइट टू इक्वलिटी इज ए फंडामेंटल राइट, जहां पर ये कहा जा रहा है कि राइट टू जो है इक्वलिटी बिफोर द इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रेस, कास्ट एंड क्रीड और रिलीजन। वहीं पर सनातन हिंदू धर्म, जो कि लंबे समय से लगभग 700 वर्षों से उत्पीड़ित था, उसकी उत्पीड़ना को यथावत रखा गया। मुस्लिम, जिन्होंने अपने खुद के जो है अधिकार का उपयोग करते हुए मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान की आधारशिला रखी, वह लोग पाकिस्तान ना जाकर यहीं रहे। और उन्होंने, नेहरू ने उन सब जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपने संविधान की व्यवस्था में यथावत रखा। अंग्रेजों ने जो नियम कानून अपने एम्पायर को चलाने के लिए बनाए थे, जो आपको शोषित करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको दंडित करने के लिए, आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए, आपको चोर साबित करने के लिए बनाए गए थे, उन सब नियमों को यथावत अडॉप्ट किया गया। जो ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों की ने लॉर्डशिप के तहत बनाई थी, आप जैसे गुलामों पर हुक्म चलाने के लिए बनाई थी, वह ब्यूरोक्रेसी यथावत रखी गई, उसे लॉर्ड बना के रखा गया। उसके लिए गए निर्णयों को, गलत निर्णयों को, विलंबित निर्णयों को, जानबूझकर लिए गए गलत निर्णयों के लिए भी उसे पूरी तरह से शील्ड किया गया और गुलाम प्रजा को न्याय के लिए दर दर भटकने के लिए विवश किया गया। यह एक अत्यंत ही लज्जा और शर्म का विषय है कि आज भी हमारी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। 1861 का पुलिस एक्ट 1857 की क्रांति के बाद उसको दबाने के लिए और उस तरह की क्रांति दोबारा ना हो पाए, उसको तोड़ने के लिए, उसको क्रश करने के लिए बनाया गया था। आज हमारे राजनेता जब भी किसी पुलिस सुधार की बात करते हैं तो उनकी रूहें कांप जाती है। डीजी स्तर के 3 पुलिस अधिकारियों ने
सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगाई थी वर्ष 1996 में। 10 साल की सुनवाई के बाद 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 बिंदु जजमेंट दिया, लेकिन इन दुष्ट नेताओं ने उनको इतने गंदे ढंग से इम्प्लीमेंट ग्राउंड में किया कि आज पूरा पुलिस तंत्र राजनीतिक दबाव से मुक्त होने की बजाय पूरी तरह से उनके कब्जे में आ गया है। आज सिपाही से लेकर DG इन राजनेताओं की इच्छा से और इनके प्रभाव में नियुक्त होता है। चूंकि सिपाही से लेके हर अधिकारी इनकी इच्छा से और इनकी से पोस्ट हो रहा है और वहां इनकी इच्छा से ही वो बना रह सकता है, लिहाजा पूरी व्यवस्था इन राजनेताओं को नतमस्तक हो गई है। अपराधियों का महिमा मंडन किया जा रहा है, अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है और अपराधी जिनके स्थायी वारंट हैं वह इन नेताओं की मंच पर बैठ रहे हैं। स्थायी वारंट के बावजूद भी जिन्हें गिरफ्तार करके पुलिस को जेल में डालना चाहिए उनको वह सलूट करने के लिए मजबूर है और उनके स्थायी वारंट हैं इस फैक्ट को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर भी है और कई बार इस कारण से भर्त्सना का विषय भी बनता है। 1951 में एक पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया गया जिसके तहत चुनाव का ताना बाना बुना गया, पॉलिटिकल पार्टी का ताना बुना गया। इन दुष्ट नेताओं ने, इस कांग्रेस ने ऐसा ताना बुना कि यह पार्टियां स्वच्छंद जो है प्राइवेट कंपनियां, परिवार की कंपनियों के तहत स्थापित हो गई। यह पार्टियां अपराधियों को टिकट दे रही हैं, यह पार्टियां जाति और धर्म के आधार पर टिकट दे रही हैं, यह पार्टियां अपने रिश्तेदारों, अपने जो है नजदीकी भाई भतीजों को टिकट दे रही हैं, अपने प्रभावशाली नेताओं के भाई भतीजों को टिकट दे रही हैं। जो दूसरी पार्टी से अपने स्वार्थ के लिए नेता आ रहे हैं उनका महिमा मंडन कर रही हैं, उनको मालाएं पहना रही हैं, उनको मंत्री पद दे रही हैं, उनको सब कुछ दे रही हैं और इन पार्टी तंत्र में इन्हें बहुत सारे लाभ दिए गए हैं। कहीं से भी फंड ले सकती हैं, फंड कहाँ से आ रहा है इसके बारे में कोई पारदर्शिता नहीं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है और इनकी कोई उत्तरदायित्व नहीं है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो देशद्रोही जैसी एक्टिविटियों को प्रश्रय दे रही हैं। बाहर से आए हुए विदेशियों को अपना वोट का जो है ना बनाने के लिए उन्हें भारत में प्रश्रय दे रही हैं, उनके आधार कार्ड बना रही हैं, उनके राशन कार्ड बना रही हैं। इस तरीके से इस पार्टी तंत्र ने अच्छी चुनाव व्यवस्था को दरकिनार कर दिया है। आप याद करिए जिस समय के पोलिंग बूथ जो है कैप्चर कर लिए जाते थे, पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बल्ब के आधार पर और गुंडों और बदमाशों की फौजों का यूज करके गांव के गांव को जो है वोट देने से वंचित रखा जाता था, उनकी जगह पे फर्जी वोटिंग की जाती थी। यह सब जो है इन राजनेताओं के प्रश्रय में उनकी मिलीभगत से होता था। हमें आदरणीय सेशन जी को सलाम करना चाहिए, सलूट करना चाहिए कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करते हुए इन्हीं कानूनों के तहत ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि आज की चुनाव कम से कम पुराने चुनाव से 100 गुना बेटर है। ढेर सारे कॉन्सेप्ट लाए गए, ऑब्जर्वर के कॉन्सेप्ट लाए गए, संपत्ति विरूपण के कॉन्सेप्ट लाए गए जो कि ऑलरेडी एक्ट में थे, लेकिन किसी का उस तरफ ध्यान नहीं गया। यह आदरणीय सेशन जी का चरित्र था कि उन्होंने ये सब चीजें लेके आई। मैं इसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, उनको सलाम करता हूं, उनको सलूट करता हूं। लेकिन क्या यह चुनाव व्यवस्था ऐसी ही रहेगी? क्या इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो कि हर दिन मशरूम के तहत बढ़ रही है, हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए पॉलिटिकल पार्टी खोल रहा है और उसमें देश हित कम है, अपना महिमा मंडन ज्यादा है। वह अपने आप को जो है अपने विजिटिंग कार्ड में राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखना चाहते हैं, वह जो है किसी पदनाम को लिखना चाहते हैं। इस हित से और इस मोह से वह
पॉलिटिकल पार्टी खोल रहे हैं, जिनके ना कैंडिडेट खड़े होते हैं, ना कोई कैंडिडेट जीतते हैं। फिर ये इतनी पॉलिटिकल पार्टी क्यों? जो पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता भी बना रही हैं वह भी परिवारवाद से ग्रसित हैं, अपने भाई भतीजों को टिकट देती हैं, अपराधियों को टिकट देती हैं और आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देती हैं। इन राजनेताओं के आसपास गुंडों, बदमाशों और मवालियों की एक चंडाल चौकड़ी खड़ी हो गई है और चूंकि पूरे ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस व्यवस्था को इन्होंने अपने जकड़ में ले लिया है, लिहाजा इन मवालियों के विरुद्ध अपराध करने के बावजूद भी कोई संज्ञान लेने के लिए उपस्थित नहीं है। यह लोग जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक अपराध कर रहे हैं और जो कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का है, ऐसी जो है ना बेरहम व्यवस्था जो है ना ग्राउंड में, मजबूरी की व्यवस्था ग्राउंड में विद्यमान हो गई है। इन नेताओं के ये मवाली इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि इनके विरुद्ध कोई रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं, इन्हें कोई गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं। जनता बेबस, मजबूर, गुलाम जैसी है। लिहाजा हम आजाद नहीं हुए हैं, हम उस समय भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत अंग्रेजों ने अपने चुने हुए प्रतिनिधि को सत्ता सौंपी, जिसने सब नियम कानून इन्हीं अंग्रेजों के यथावत रखे, जो व्यवस्था है वो यथावत रखी और उसका दोहन अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए किया। इन्होंने अपनी वोट की खातर बहुत खतरनाक, बदनुमा नियम भी बनाए, जिन पे अपन पृथक से चर्चा करेंगे। आज चर्चा का विषय है कि खर्च विहीन चुनाव, पारदर्शी चुनाव व्यवस्था कैसे स्थापित हो। इसको कहने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि क्या 1-to-1 कैनवासिंग अच्छे चुनाव के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति जो कि जन नेता है, उसे 1-to-1 कैनवासिंग की इजाजत क्यों होना चाहिए? 1-to-1 में वो क्या कहना चाहता है कि मैं भी उसी जात का हूं जिस जाति के आप हैं, मैं भी उस धर्म का हूं जिस धर्म के आप हैं, मैं भी उसी क्षेत्र का हूं जिस क्षेत्र के आप हैं। या ये 1-to-1 कैनवासिंग एक अवसर है जबकि वो वोटर्स को जो है लोभा सकता है, उन्हें दारू बांट सकता है, उन्हें साड़ी बांट सकता है, उन्हें पैसे बांट सकता है, उन्हें फ्री भी बांट सकता है। क्यों एक जन नेता का प्रचार किसी दूसरे को करने का अवसर मिलना चाहिए? मेरे मत से 1-to-1 कैनवासिंग अपने आप में एक संज्ञेय अपराध होना चाहिए, कॉग्नेबल जो ऑफेंस होना चाहिए, नॉन अवेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, मिनिमम 7 साल का पनिशमेंट होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी चुनाव प्रचार अपने आप में एक अपराध होना चाहिए। लिहाजा हर व्यक्ति अपने कामों के माध्यम से अपना चुनाव प्रचार करे और वह अपने जो है डिजिटल वीडियो के माध्यम से अपने पुराने काम को, जिसके माध्यम से उसने तपस्या की है, पब्लिक की सेवा की है, समाज सेवा की है, जिसके कारण उसे जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, वह उसे खुद जो है ना बनाना होगा। तो यदि वो क्षमता रखता है और अपना वीडियो खुद बनाना चाहता है तो उसे ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इस वीडियो को बनाने में उसने कोई खर्च नहीं किया। अन्यथा सभी वीडियो चुनाव आयोग के द्वारा जो है, जो संस्थाएं की जाएंगी उनको द्वारा बनाने होंगे और इसमें भी हमें ऐसे कड़े नियम बनाना पड़ेंगे जिससे कि ये संस्थाएं पॉलिटिकल इशारे पर किसी को फेवर ना कर पाए, डिसफेवर ना कर पाए। यदि उन्होंने उस जो मटेरियल उन्हें दिया गया उसके आधार पर अच्छी क्वालिटी का वीडियो कुछ लोगों का तैयार किया, कुछ लोगों का तैयार नहीं किया, तो यह एक बहुत ही कठोर जो है ना गंभीर अपराध होना चाहिए। और इस अपराध में जो है ये संज्ञेय भी होना चाहिए, नॉन अवेलेबल भी होना चाहिए और इसके लिए मिनिमम 7 साल की सजा होना चाहिए। यदि एक से अधिक केसेस में, मान लें 3 केस में, यदि किसी व्यक्ति को सजा होती है
तो उसे जो है डिस्क्वालीफाई और लाइफ लॉन्ग जो है इस तरीके के वीडियो बनाने से रोका जाएगा। उसको, उसके परिवार के किसी सदस्य को भी जो है भविष्य में इस तरीके की संस्था से नहीं जोड़ा जा सकेगा, जिससे कि लोग बाग नाम बदल के इस तरीके के दुस्साहस और कृत्य ना कर सके। मेरे अनुमान से 4 वीडियोस हमें मौका देना चाहिए, जिससे कि उम्मीदवार दूसरों के वीडियो को भी देख सके और उसके प्रत्युत्तर में अपने वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर सके। इन चारों वीडियो के बाद 7 दिन के गैप से, क्योंकि 7 दिन की तैयारी जो है वो इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, उनके चारों वीडियो के एक्सट्रैक्ट को निकाल के और उसके आधार पर जो है ना ग्रिलिंग की व्यवस्था की जाए। और ग्रिलिंग में जो है पत्रकार, इंडस्ट्रियलिस्ट सभी को जो है ग्रिलिंग का मौका दिया जाए। इसमें यदि उस उम्मीदवार की कोई नेगेटिव चीज है तो वो नेगेटिव चीज छिप जाने की संभावना है। लिहाजा यदि कोई नेगेटिव चीज है जिसके कारण इस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, तो कोई व्यक्ति जो है पूरा कंटेंट और वॉटेवर जो प्रूफ के साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजे। इलेक्शन कमीशन उस पर पूरी रिसर्च करके ग्रिलिंग सेशन के नंबर 2 में इस तरीके के जो नेगेटिव वीडियोज हैं उनके आधार पर जो है उस उम्मीदवार की ग्रिलिंग की जाए और उसे उन तथ्यों का 1-to-1 फेस करते हुए सामना किया जाए। यदि कोई व्यक्ति मलायन करने के लिए बिना पर्याप्त आधार पे यदि गलत जो है ना वीडियो या गलत तथ्य जो है प्रस्तुत करता है जिससे कि उस व्यक्ति को राजनीतिक नुकसान हो, तो यह एक संज्ञेय अपराध होगा जो कि वेलेबल कॉग्निजेबल भी होगा, नॉन वेलेबल भी होगा और 7 साल की सजा होगी। क्योंकि हमारे लोग इतनी कुत्सित मानसिकता के हैं कि राजनेता दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके के भ्रामक सामग्री देकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। लिहाजा ऐसे नुकसान करने वालों को भी जो है एक सबक मिले। उन्हें जब तक कि उनके पॉइंट जो है बिल्कुल बहुत अच्छे नहीं हैं, जब तक कि उसका प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, तब तक किसी को कोई नेगेटिव बात कहने का हिम्मत नहीं होना चाहिए। नंबर 3, कोई अन्य व्यक्ति उम्मीदवार स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे उम्मीदवार की जो है कैनवासिंग नहीं करेगा। पॉलिटिकल पार्टियां रह सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का काम रहेगा कि नेताओं का चरित्र निर्माण करना, फिलॉसफी डेवलप करना, वैल्यू सिस्टम डेवलप करना, नियम कानून जो उसको लगता है कि आवश्यक हैं उनके ड्राफ्ट तैयार करना, और जो चरित्र जो है वो पैदा करते हैं, जो पर्सनालिटी वो पैदा करते हैं, वो पर्सनालिटी यदि चयनित होती है तो उसके माध्यम से जो उसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया है उसका उपयोग वो कर सकता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को कोई पार्टी व्हिप नहीं रहेगी। वो किसी भी तरीके से मॉरल वैल्यूज को छोड़ के किसी अन्य तरीके से जो जन नेता है, जनप्रतिनिधि है, उसको वो प्रभावित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने की उसे क्षमता नहीं होगी। अब जो है आते हैं इस व्यवस्था पर कि इस व्यवस्था में कैसे हम चुनाव कराएंगे। तो ये चुनाव एक ऐप के माध्यम से होंगे और इस ऐप हर चीज को सर्टिफाई करेगा। तो सबसे पहले ऐप की जिम्मेवारी होगी कि वो आपकी आइडेंटिटी सर्टिफाई करे। तो वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लेके आधार नंबर से लेके हर चीज को जो है क्रॉस वेरीफाई करेगा और अंतिम वेरिफिकेशन होगा आपके अकाउंट से 1 रुपए का डिडक्शन। जब 1 रुपए का डिडक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, देन ऐप विल से मिस्टर सो एंड सो योर आइडेंटिटी इज हियर बाय सर्टिफाइड। आइडेंटिटी सर्टिफाइड करने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा कि जिस समय वह इस ऐप के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहा है उस समय वो टोटल प्राइवेसी में हो, उसके आसपास कोई व्यक्ति ना हो और जो
चुनाव की ब्रीफिंग है, जो चुनाव का जो है अवेयरनेस जनरेशन है, उस दौरान वो पूर्णतया शांति में रहे, किसी प्रभाव में ना हो। तो ऐप के माध्यम से जो वोटर है उसे यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ही इज इन आइसोलेशन। ऐप के पीछे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगी कि आप आइसोलेशन में हैं। जब ऐप ये वेरीफाई कर देगा यू आर अंडर आइसोलेशन, इट विल इशू द सेकंड सर्टिफिकेट, हे सो एंड सो कांग्रेचुलेशन, यू आर अंडर आइसोलेशन, दिस फैक्ट इज हियर बाय वेरीफाइड। मतलब आप अकेले हैं, वहां और कोई उपस्थित नहीं है, हम ये वेरीफाई करते हैं। तीसरा सवाल ये है कि हमारे दुष्ट नेता अपने गुंडों का उपयोग करके आपको भयक्रांत ना करें। यह उनके लिए बड़ा आसान है कि आपके रिश्तेदार, आपके भाई और आपके जो है घर वालों को वो कहीं किडनैप कर लें, उनको जो है चाकू की नोक पे रखें और उसके डरा करके आपसे वोट ले लें। लिहाजा सर्टिफिकेशन भी होंगे, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाएंगे जिसके माध्यम से ऐप ये सर्टिफाई करेगा कि आप किसी लिकर के या ड्रग के प्रभाव में नहीं हैं। नंबर 1, आप किसी भय या किसी ड्यूरेस में नहीं हैं, तो आप भय या डर में तो नहीं हैं। और यदि जो उसने ये पाया कि आप भयग्रस्त हैं या डरे हुए हैं, तो वह फिर आपसे जो है बारीकी से पूछताछ करेगा, आपसे इंटरेक्ट करेगा और उस भय के कारण को जानेगा। यदि भय का कारण अपने आप में एक अपराध बनता है तो उस पर कठोर अपराध पंजीबद्ध होकर आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और संबंधित जिस व्यक्ति ने आपको भयक्रांत किया है उसके ऊपर अपराध भी पंजीबद्ध होगा, उसको तत्काल गिरफ्तार भी किया जाएगा, उसकी बेल भी नहीं होगी। और यदि उसका ये पहला कृत्य है तो 7 साल की सजा होगी, यदि दूसरा कृत्य है तो 15 साल की सजा होगी। इस तरीके से जो है उसको ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि किसी को आपको भयक्रांत करके आपसे वोट लेने की हिम्मत ना हो, ऐसा कानून में प्रावधान किया जाएगा। अब आपका अभी तक आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है, आइसोलेशन वेरीफाई हो गया है, आप भय या किसी ड्यूरेस में नहीं हैं, यह वेरीफाई हो गया है। देन इट विल से नाउ यू आर फिट टू वोट, बट वी वुड लाइक यू टू मेक यू ए इन्फॉर्म्ड वोटर। तो जो भी अपन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस और जो डिजिटल वीडियोज और ढेर सारी ग्रिलिंग की बात कही है, यदि आपका आपराधिक रिकॉर्ड है तो आपराधिक रिकॉर्ड पे भी आपकी ग्रिलिंग होगी। यदि आप पहले जो है जननेता रहे हैं तो उस समय आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उस परफॉर्मेंस की जो है क्लिप्स विधानसभा से और पार्लियामेंट से ली जाएंगी, सांसद से ली जाएंगी, और उसमें आपका परफॉर्मेंस यदि ज़्यादा अच्छा नहीं रहा तो उसमें आपको ग्रिल किया जाएगा कि आपने इस दौरान देखिए ये किया है, फिर आपको दोबारा जनप्रतिनिधि क्यों बनना चाहिए, आपको दोबारा क्यों चुना जाना चाहिए, तो आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। यदि आपका आपराधिक कृत्य रहा है तो आपराधिक कृत्य पर भी आपकी ग्रिलिंग होगी, जिसमें कि विक्टिम वीडियो कवरेज, उस समय का जो न्यूज़पेपर कवरेज है उसकी क्लिपिंग दिखाई जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि आपने इतना जघन्य अपराध किया है, आपको जनप्रतिनिधि क्यों बनना चाहिए। आपके द्वारा जो अपने वीडियो जारी किए गए हैं उस पर भी आपकी ग्रिलिंग की जाएगी कि आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है, आप क्या नियम कानून बनाएंगे, क्या परिवर्तन चाहते हैं, कैसे परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसके लिए संसाधन कहां से अरेंज किए जाएंगे, यह सब जो है आपको बताने का मौका मिलेगा। और सभी उम्मीदवार के वीडियो देखने के बाद ऐप विल इन्फॉर्म, यस यू हैव अंडरगॉन और यू हैव सीन ऑल द वीडियोज, you have given your comments on each video, now you are hereby fit to vote। तो आपने चूंकि सभी उम्मीदवारों के वीडियो देख लिए हैं, नाउ यू आर इन्फॉर्म्ड वोटर। आप एक पूर्णतया जो है सूचित व्यक्ति हैं, आपको पूरा ज्ञान है अपने उम्मीदवारों के ऊपर, उम्मीदवारों के बारे में। तो अब आप जो है आपको का वोटिंग का पोर्टल खोला जाता है। अच्छा, इसके पहले हम ये भी बता दें कि आपको वो बीच बीच में आगाह करता रहेगा कि आपने इतने दिन निकल गए हैं, अभी तक प्रक्रिया चालू नहीं की, जिससे किसी कारण से
आपको यदि क्वारंटाइन किया जाता है तो वो सब लॉकिंग पीरियड के लिए पहले समय रहे, और ये रिकॉर्ड में रहेगा कि आपको बार बार अवॉय करने के बावजूद भी यदि आपने वोटिंग में भाग नहीं लिया, आप यू हैव नॉट अंडरगोन द प्रोसेस, देन आई विल एक्सप्लेन कि कैसे वो आपको प्रभावित करेगा। तो एक बार आप एक पूरे इन्फॉर्म्ड वोटर हो गए तो वोटिंग पोर्टल खुल जाएगा, उसमें सभी उम्मीदवारों के नाम होंगे, उनका फोटो होगा, और उसके आधार पर जिसको आपको वोट देना है उसको आप वोट दे पाएंगे। क्योंकि आपने उनके ऑलरेडी वीडियो और वो सब देखे हुए हैं तो आप हर व्यक्ति को चेहरे से पहचानते होंगे, पहचान जाएंगे, और आप आसानी से जिस व्यक्ति को चाहेंगे, जो व्यक्ति आपको अच्छा लगा है, उसी को वोट देंगे। जैसे ही आप वोटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, एक सर्टिफिकेट ऐप विल इशू टू यू, congratulations, you have performed your constitutional obligation, constitutional duty, this certificate is here with awarded। आपने एक संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन किया, इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं, और आपके द्वारा इतने मिनट तक अपने वोट को जो है ना डाल दिया है, यह जो है ना सत्यापित किया जाता है। अब मानते हैं कि कुछ लोग जो है डिस्पाइट ऑल रिमाइंडर्स वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो जैसे ही कट ऑफ डेट खत्म होती है, कट ऑफ टाइम खत्म होता है, एक सर्टिफिकेट इशू होगा कि डिस्पाइट सो मेनी रिमाइंडर्स यू फेल टू परफॉर्म योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। इतने सारे स्मरण कराने के बावजूद भी, इतने सारे वार्निंग के बावजूद भी आपने अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया, लिहाजा अगले चुनाव तक आपकी आइडेंटिटी सभी प्लेटफॉर्म्स को संसूचित की जा रही है। हर जगह आपको 10% अधिक भुगतान करना होगा। तो आपका बच्चा यदि स्कूल में पढ़ने जाएगा तो उसे 10% फीस ज़्यादा लगेगी, यदि आप बस से यात्रा करेंगे तो 10% किराया ज़्यादा लगेगा, रेल से यात्रा करेंगे तो 10% किराया ज़्यादा लगेगा, यदि आप एयर से यात्रा करेंगे 10% किराया ज़्यादा लगेगा, टैक्सेशन आपको 10% ज़्यादा लगेगा। तो हर जगह 10% हर दिन आपके ऊपर चार्ज होगा, जब तक कि आप अगले चुनाव में वोट नहीं दे देंगे। जब तक आपको वोटिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा, तब तक ये आइडेंटिटी हर दिन आपको याद दिलाएगी कि आपने अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया, एंड यू विल सफर एवरी डे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको बुरे बुरे सपने आएंगे कि आप वोटिंग नहीं दे पाए, और आप जाग जाएंगे और आपको पसीना आना चालू होगा। यह हो सकता है कि एक वोटिंग के समय हो जाए, अगली वोटिंग में आप निश्चित तौर पर जो है वोट देंगे, और इस प्रकार हम सभी लोग अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते हुए 100% वोट देंगे, और इन्फॉर्म वोटिंग करके हम जो है अपने प्रतिनिधि को चुन सकेंगे, जिसमें 1-to-1 कैनवासिंग एक अपराध होगी, दूसरे के द्वारा कैनवासिंग एक अपराध होगी, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कैनवासिंग अपराध होगी, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव की घोषणा के साथ ही सुप्त हो जाएंगे। इस तरह चूंकि आपको ही सब कुछ कहना है, तो जब तक आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं होगी कि आपके जो है लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, तब तक आप अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाएंगे, ग्रिलिंग का सामना नहीं कर पाएंगे, अपने आपराधिक रिकॉर्ड का सामना नहीं कर पाएंगे, आपकी कोई यदि नेगेटिव चीज रिकॉर्ड पे आई है तो उसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे, और आपके चयनित होने की संभावना लगभग शून्य हो जाएगी। इस प्रकार जहां हम अच्छे उम्मीदवारों को जिता पाएंगे, जहां हम एक्सपेंडिचर पर खर्च जीरो कर पाएंगे, हम बिना पोलिंग बूथ पे जाए ऐप के माध्यम से हम वोट दे पाएंगे, और इसका फायदा ये होगा कि वोटिंग के लिए आपको पोलिंग बूथ पे जाने की जरूरत नहीं है, उस शहर में भी रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप देश के बाहर हैं तो वहां से भी आप वोट कर पाएंगे। इस प्रकार जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं विलोपित हो जाएंगी, पुलिस की जरूरत नहीं होगी, कोई गड़बड़ी की जरूरत नहीं होगी, और यदि मान लो कोई आपको भय कारित करता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो है अपराध भी पंजीयन होगा और सख्त कार्रवाई भी होगी। मैं नहीं समझता हूं कि यदि इस व्यवस्था को हम लागू करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। इस पर और विचारण किया जा सकता है, यदि कोई और इसको परिष्कृत करने की, सुधार करने की जरूरत है तो वो किया जा सकता है। लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगी कि यह नेता अच्छी व्यवस्था जिसमें इनकी दुष्टता कम हो और अच्छे कैंडिडेट बाहर हों, अच्छे कैंडिडेट जो है विजयी हों,
ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं लाने देंगे जब तक कि इन्हें विवश ना किया जाए। तो आओ हम सब मिलके अपने नेताओं से मांग करें कि हमने आपको चयनित किया है, आप ऐसी व्यवस्था लाइए। यदि वो आपकी बात सुनकर यदि वो ऐसी व्यवस्था लाते हैं, इसका आश्वासन देते हैं और इस बारे में आवश्यक नियम कानून लेके आते हैं, हम भी नियम कानून के ड्राफ्ट तैयार करने जा रहे हैं जो हम इनको पेश करेंगे, जिससे कि ये कोई लचर व्यवस्था जो है ना पैदा ना कर सके। यदि यह आपके आग्रह और निवेदन के बावजूद भी आपकी पिली को ठुकरा के ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाते हैं, तब हमें इन्हें विवश करना होगा। और यदि ये विवश भी नहीं होते हैं तो क्राइम फ्री भारत एक पार्टी के रूप में अवतरित होकर तपस्वी जनस्वियों को खोजकर इनको इन्हीं के गेम में हराकर एक अपराध मुक्त भारत, एक समृद्ध भारत की व्यवस्था जो है जमीन पर उतारेगा। आओ हम सब मिलके इस व्यवस्था को जमीन पर उतारें, तभी सही मायने में हम अपने देश को जो है विश्व गुरु बना पाएंगे। तब हम सही मायने में वसुंधरा कुटुंबम का जो है एक संदेश दे पाएंगे और हम एक समृद्ध देश, एक अच्छे देश, अच्छे नागरिक, रूल कंप्लायंट सोसाइटी, रूल कंप्लायंट नेशन को जमीन पर उतार पाएंगे। आओ हम सब मिलके इसे एक यकीनी हकीकत में कन्वर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।